भारत में दूसरे विदेशी आक्रमणकारी मौर्योत्तर काल में कौन था? तो वो शक या सीथियन। मूलतः यह शक है और सीथियन क्षेत्र के रहने वाले थे, इसलिए इनको सीथियन भी कहते हैं। शक दूसरे यूनानियों के बाद भारत में आने वाला दूसरा आक्रमणकारी शक है। शका मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे और मध्य एशिया में ही इनको चीनियों ने खदेड़ा मध्य एशिया से, फिर वो पहुंचे बैक्ट्रिया प्रदेश, सीथियन प्रदेश, और फिर बैक्ट्रिया में आ गए और फिर बैक्ट्रिया में रहकर वो भारत की तरफ आने का प्रयास किया। और इसी क्रम में वो बोलन दर्रा, है ना, बोलन दर्रा को क्रॉस करता हुआ भारत आया था। और जब वो भारत आया तो अलग अलग शाखाओं में, बैक्ट्रिया क्षेत्र में ही जब वो शासन कर रहे थे तो वो मूल रूप से दो शाखाओं में बढ़ गए, एक तो उत्तर की तरफ चले गए और एक दक्षिण की तरफ आ गए। जो दक्षिण की तरफ शाखा आए वो 5 शाखाओं में बढ़ गए। 5 शाखाओं में देखेंगे, जैसे उज्जैन है ना, इधर नासिक है, तक्षशिला है ना, इधर अफगानिस्तान साइड भी एक शाखा रह गया, मथुरा में भी एक शाखा है। तो मूल रूप से भारत में देखें तो 4 शाखाएं शकों की स्थापित हुआ, एक तो तक्षशिला, मथुरा, उज्जैन और नासिक क्षेत्र, महाराष्ट्र क्षेत्र। तो ये 4 शाखाओं में आए थे भारत में आक्रमण। तो जब आक्रमण हो रहा था भारत में, जब ये आ रहे थे, तो इस समय इन शकों के आक्रमण को पहले तो रोक दिया गया। और पहला जो इनके आक्रमण को रोकने वाला शासक था वो मालवा का एक शासक था, विक्रमादित्य। इसी ने लगभग 71 ईसा पूर्व में शकों के आक्रमण को विफल कर दिया था। मतलब मालवा का एक राजा था विक्रमादित्य और विक्रमसेन, जिसने, एक्चुअली इसका नाम था विक्रमसेन, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण किया शकों को परास्त करने के उपलक्ष्य। तो शकों को मालवा का शासक विक्रमसेन ने परास्त कर दिया था प्रारंभ में, और इसी उपलक्ष्य में विक्रमसेन ने 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत, भारत का पहला संवत इसी ने शुरू किया था, विक्रम संवत, और विक्रमादित्य की उपाधि भी लिया था। इस समय क्योंकि इन्होंने एक बहुत बड़ा कार्य किया था, विदेशी आक्रांताओं को परास्त किया था, शकों को परास्त किया था, इसलिए विक्रमादित्य की उपाधि लिया और विक्रम संवत स्थापित किया। भारत का पहला संवत है, यही हिंदू कैलेंडर है। तो विक्रमादित्य की उपाधि लेने वाला पहला शासक यही था। बाद में प्राचीन काल में देखेंगे और मध्यकाल में देखेंगे कि यह उपाधि इतना गरिमामय बन गया कि हर शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि लिया, चाहे वो गुप्त शासक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हो, स्कंदगुप्त, बहुत सारे शासकों ने। कुल भारत में देखेंगे तो कुल 14 शासक हुए, कुल 14 शासक हुए जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। विक्रमादित्य 14 शासक, शुरुआत मालवा के राजा विक्रमसेन से, और अंतिम शासक भारत का जिसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया वो था हेमू। मुगलों के आक्रमण के समय हुमायूं, हेमू अकबर के समय में ये उपाधि ली। अंतिम शासक है हेमू, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि ली। तो कुल भारत में 14 शासक हैं जिसने विक्रमादित्य की उपाधि लिया। पहला शासक विक्रमादित्य, विक्रमसेन, जो मालवा का शासक, क्योंकि इन्होंने शकों को परास्त किया। तो यह घटना इतना महत्वपूर्ण हो गया कि बाद में सभी शासक इस उपाधि को लिया है, कुल 14 शासक। भारत में शकों का जो आक्रमण है वो बोलन दर्रे से अफगानिस्तान होते हुए भारत में आए थे, और मूल रूप से देखें तो ऐसे कुल 5 शाखाओं में आए थे। एक शाखा तो अफगानिस्तान क्षेत्र में ही रह गए, बाकी 4 शाखाएं, एक तक्षशिला में स्थापित हुआ, एक मथुरा में, एक उज्जैन में और एक नासिक में। इसमें से हम देखेंगे तो 2 शाखाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। तो वो 2 शाखा कौन था? तो पहला देखेंगे हम उज्जैन वाले शाखा, उज्जैन, और दूसरा देखेंगे नासिक। यही 2 शाखा महत्वपूर्ण। तो रुद्रदमन इस वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक हैं इतिहास में, रुद्रदमन। इनके बारे में हमें काफी सारी जानकारी, इन्हीं के एक अभिलेख हैं जो बहुत ही प्रसिद्ध है, जूनागढ़ अभिलेख, या इसको गिरनार अभिलेख भी बोलते हैं। जूनागढ़ अभिलेख गिरनार क्षेत्र में है, इसलिए इसको गिरनार अभिलेख भी कहते हैं। यह भारत में लिखा गया, ये जूनागढ़ अभिलेख किसने लिखा है?
रुद्रदमन का ही अभिलेख है, जूनागढ़ अभिलेख। यह भारत का पहला संस्कृत भाषा में लिखा गया अभिलेख है। मतलब देखो, ये विदेशी कहाँ रहे, आए तो थे विदेशी के रूप में, लेकिन संस्कृत के विद्वान है, ये संस्कृत में लिखा है अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख भारत का पहला अभिलेख है जो संस्कृत भाषा में लिखी। इससे पहले जितने भी अभिलेख मिले वो सब प्राकृत में या खरोष्टी में है, ग्रीक अरमाइक में है। संस्कृत में लिखा गया यह पहला अभिलेख। इसी अभिलेख से हमें रुद्रदमन के विजय अभियानों के बारे में जानकारी मिलती है कि उसने किस तरह से विजय अभियान किया था, है ना। आसपास के जितने भी राज्य थे सब पर विजय प्राप्त किया था, यहाँ तक कि दक्षिण के राज्यों पर भी विजय प्राप्त किया। और इसी अभिलेख में वो एक उपाधि ग्रहण करता है, उस उपाधि का नाम है भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक। नाम से ऐसा लगता है जैसे कि भ्रष्ट राज्य की स्थापना करने वाला ये राजा था, नहीं। यह उपाधि इस उपलक्ष्य में ग्रहण किया था कि इसने आसपास के भ्रष्ट राज्यों को, दुश्मनों को परास्त किया और परास्त करने के पश्चात उन्हें वापस स्वतंत्र कर दिया। जैसे बाद में देखेंगे समुद्रगुप्त करता है दक्षिण के राज्यों के साथ, वैसे रुद्रदमन ने भी किया था। और इसी उपलक्ष्य में यह भ्रष्ट राज्य प्रतिष्ठापक की उपाधि ग्रहण कर। इसी अभिलेख में रुद्रदमन ने, इसी अभिलेख में सुदर्शन लेक, सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण संबंधी बात कहता है कि हमने सुदर्शन झील, क्योंकि इस समय सुदर्शन झील जो था वो पहले से ही बना हुआ था, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसको बनाया था, वो भी हमें इसी अभिलेख से जानकारी। इस अभिलेख से हमें यह पता चलता है कि रुद्रदमन के समय में बहुत ज्यादा बारिश हो गई, जिसकी वजह से सुदर्शन लेक की जो नहर है वो टूट गया। रुद्रदमन इस अभिलेख के पुनर्निर्माण के लिए उसने अपने दरबार में परिषद के सामने, अर्थात मंत्री परिषद के सामने प्रस्ताव रखा कि ये खर्च आएगा तो हमें निर्माण करना है, तो हमें अनुमति दो। मंत्री परिषद ने पास नहीं किया उस बजट को, मंत्री परिषद ने उस बजट को पास नहीं किया, तो इसने खुद के पैसे से, अपने व्यक्तिगत आय से इसने उस सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया। लेख से हमें यह पता चलता है कि रुद्रदमन इतने बड़े साम्राज्यवादी होने के बाद भी वो निरंकुश शासक नहीं है, कि वो परिषद के सामने प्रस्ताव रखता है कि अनुमति दो, हमें ये खर्च करना है, और परिषद ने अनुमति नहीं दिया तो वो ऐसा नहीं कि परिषद की बात को की अवहेलना कर दिया और उसने खुद पैसे निकाल लिया खजाने से। परिषद ने जब मना कर दिया तो इसने कहा कि कोई बात नहीं, हम अपने व्यक्तिगत आय से ये करें। मतलब परिषद की बात को वो नकारा नहीं, अर्थात यह निरंकुश शासक नहीं था रुद्रदमन। दूसरा, इस लेख से हमें यह पता चलता है, इस घटना से, सुदर्शन झील की घटना से, कि रुद्रदमन एक कल्याणकारी शासक था। तो जूनागढ़ अभिलेख से हमें दो चीजें पता चलता है सुदर्शन लेख के संदर्भ में, कि वह एक निरंकुश शासक नहीं था, और दूसरा वह एक कल्याणकारी शासक था। कल्याणकारी शासक, निरंकुश नहीं था। तो सुदर्शन झील का निर्माण, पुनर्निर्माण इसने करवाया था अपने पैसे से। इसी अभिलेख में हमें यह जानकारी देता है रुद्रदमन कि इस झील का निर्माण, सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया था। सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसकी सहायता से? तो इसके जो प्रांतपति थे पुष्यगुप्त के सहायता से इसने इस झील का निर्माण कराया। तो राष्ट्र प्रांत के मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त प्रांतपति था। फिर यह कहता है कि अशोक ने इस झील का निर्माण, पुनर्निर्माण कराया। अशोक ने यहाँ नहर भी बनाया। किसकी सहायता से? तो इस प्रांत की, इस राष्ट्र क्षेत्र में जो प्रांतपति था अशोक के समय में, तो शास्त्र की मदद से। फिर कहता है रुद्रदमन खुद कि हमने अपने व्यक्तिगत आय से इस झील का निर्माण कराया है। तो किसके मदद से रुद्रदमन ने यह झील का निर्माण कराया? तो इस समय सौराष्ट्र प्रांत के रुद्रदमन के जो प्रांतपति था वो थे सुविशाख। तो रुद्रदमन का जो जूनागढ़ अभिलेख है उसमें 3 शासकों का, चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त ने, अशोक के बारे में कि अशोक के समय तुषास्प ने इस झील का निर्माण कराया, रुद्रदमन के समय में सुविशाख ने इस झील का निर्माण कराया। ठीक है। और इसी अभिलेख में बाद में एक गुप्त शासक है स्कंदगुप्त, उसने भी इसी अभिलेख में अलग से लिखवाया, खुदवाया कि मैंने भी इस झील का निर्माण कराया। तो किसकी मदद से? तो स्कंदगुप्त ने इस झील का निर्माण करवाया। किस प्रांतपति की मदद से? तो चक्रपालित की मदद से। तो यह पूछा जाता है, याद रखना है, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पुष्यगुप्त, अशोक के समय में तुषार, रुद्रदमन के समय सुविशाख और स्कंदगुप्त के समय में चक्रपालित ने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण कराया।
चंद्रगुप्त मौर्य ने इस झील का निर्माण कराया। ठीक है, तो रुद्रदमन एक बहुत ही प्रसिद्ध शासक था शक राजवंश में, शकों में।